हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई एम बैक। कल जैसा कि रास्ते में ही आप लोगों से बात हुई थी, मैं वेस्टर्न यूपी का ही जो दूसरा हिस्सा था, जिसमें आज इलेक्शंस हुए हैं, 67 सीट्स पे जो आज वोट डाले गए, तो उनमें से बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी का कल मैं दौरा कर रहा था और वापस आते आते काफ़ी देर हो गई। उसके बाद मैंने आज वो ब्लॉग भी लिखा आप लोगों के लिए, वो अपनी डायरी भी लिखी। सो आई होप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन मैंने ये सोचा था कि वो तमाम चीज़ों को आकर के आपको डिटेल में बताई जाए, जो मेरी एनालिसिस रही, जो रीडिंग रही, और काफ़ी चौंकाने वाले भी कुछ एलिमेंट सामने में आए। और बाहर निकलने का, चूँकि पंजाब के मुकाबले में यूपी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। जैसे पंजाब में आपने 3 हिस्सों में बांट दिया और वाकई मालवा से माझा मुख्तलिफ है और माझा से दोआबा मुख्तलिफ है। बहुत सिंपल आपका हो जाता है और बहुत आसानी से आप ट्रैवल भी कर लेते हैं। यूपी बड़ा मुश्किल है, मतलब आप एक तो हर प्रैक्टिकल रीज़न से यूपी बहुत मुश्किल है, और लेकिन इनकी जो ज्योग्राफी और वो जो ट्रैवल ही मुश्किल नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों को समझना भी उतना ही मुश्किल है। बहरहाल कल हमने ये कोशिश की थी, पहले फेज़ में भी किया था, कल जो दूसरे फेज़ में था उसमें किया था। तो उसमें हम कल निकले यहाँ से और गाज़ियाबाद होते हुए और हापुड़ होते हुए और गजरौला होते हुए, फिर मुरादाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, ये सब हम क्रॉस करते हुए गया वहाँ पे हम, और लोगों का पस जानने की कोशिश की। फिर हम संभल गए और वहाँ से फिर हम स्वार गए, स्वार टांडा, जो बिल्कुल उत्तराखंड के बॉर्डर पे है। और आप लोगों में से अगर बहुत सारे लोग अगर नैनीताल गए होंगे यहाँ से, थैंक यू वेरी मच। उन्मेश सिंगल जी, अब्दुल रिजवान जी, थैंक यू वेरी मच। अकील अहमद खान, व्हाट अबाउट मुरादाबाद, थैंक यू वेरी मच। अभी इस पर हम बात करेंगे। सो बहरहाल कल वहाँ पे मैंने गुजारा वक्त, ये वो रीजन है। और बार बार चूँकि कल बाय द वे यहाँ पे कल कुछ संघियों ने एक वीडियो भी हमारा वायरल कर दिया था, कि ये कहते हुए कि हमने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसका वायलेट किया। लेकिन संघी तो संघी है, पी साइज ब्रेन होता है, समझ में आता नहीं है उनको ये बहुत ख़राब लगा कि हमने लोगों से सिर्फ ये सवाल पूछा कि क्या यहाँ पे मुस्लिम वोट्स डिवाइड हो रहा है या आप लोग एक साथ दे रहे हैं। इसको वो गलत फहमी में वो ये शिकार हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को या उनके सपोर्टर्स को पे जो बैन लगाया है कि रिलीजन के आधार पे, मजहब के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते, तो अब संघियों को ये लगा कि हम उस पर कोई सवाल भी लोगों से नहीं पूछ सकते, अपनी एनालिसिस भी नहीं कर सकते। सो बहरहाल ये कल उन्होंने बहुत मुझे फेमस बनाने की बहुत कोशिश की, सारी रात ट्विटर पे वो शेयर करते रहे। गॉड ब्लेस देम, बहुत अच्छा था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं भी देखा था, इस बहाने देख चुके। सो बहरहाल तो हमारा ये मकसद ये जानने का था, बिकॉज ये जो दो फेजेस में जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें मुस्लिम वोट्स जो है बहुत क्रूशियल है। अब ऑफ कोर्स बहुत सारे और भी इश्यूज सामने आए, लेकिन वो मुस्लिम वोट्स इसलिए क्रूशियल है कि इसमें से कुछ रीजन तो ऐसे हैं, नॉर्मली ऑन एन एवरेज 30-35% तो मुस्लिम वोट सही हैं बहुत सारे कंस्टिट्यूंसीज में। लेकिन 2 कंस्टिट्यूंसी खासकर ऐसी हैं, जैसे संभल हो गया या रामपुर हो गया, जहां पे मुस्लिम सारे मेजॉरिटी, एक्चुअली नॉट इन माइनॉरिटी। अच्छा, ये कनेक्शन जो है वीक हो रहा है, तो अब मुझे पता नहीं कि ये कब तक ये ऐसे चलेगा। बहरहाल हम इसको एक काम करते हैं देखने की, इसको इंटरनेट एनीवे मैं वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, शायद ये ठीक हो जाएगा। सो बहरहाल तो इसमें जो 2 कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जहां पे मुस्लिम वोट्स हैं 65% से ज्यादा है। तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कि क्या ये मुस्लिम वोट्स बटेगा यहाँ पे, जैसे बिहार में, दिल्ली में 1 साइडेड केजरीवाल को सपोर्ट हुआ था, और बिहार में 1 साइडेड महागठबंधन या ग्रैंड अलायंस को गया था। यहाँ पे बहुत सारे जो दूसरे मुद्दे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे जो परफॉर्मेंस, कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस, लैक ऑफ परफॉर्मेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जैसे संभल में इकबाल महमूद है, वहाँ के समाजवादी पार्टी के हैं, हेवी वेट हैं, समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर में भी, कैबिनेट में भी रह चुके थे अभी।
तो उनको बहुत टक्कर मिल रही है वहां पे। और वो टक्कर कौन दे रहा है? तो आपको ज़ियाउर रहमान बर्क जो हैं, जो AIMIM के हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो ओवैसी की पार्टी के हैं, वो टक्कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। मतलब यहाँ पे डोंट बी सरप्राइज्ड, और मार्क माय वर्ड, डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी में अपना खाता अगर खोलती है तो वो संभल से बहुत मुमकिन है। और मैं आपको इसके डिटेल में भी बताऊंगा। ये ज़ियाउर रहमान बर्क जो हैं, इनके फादर थे, इनके ग्रैंडफादर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो बर्क हैं, वो काफ़ी वेटरन है। 4 बार वो MP भी रह चुके हैं, 4 बार MLA भी रह चुके हैं वहाँ से। तो एक तो उनका इमेज है, उनकी फॉलोवर, उनकी जो अपनी पर्सनल उनके फॉलोवर्स हैं उसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ये कि इकबाल महमूद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है लोकल में। खासकर बहुत सारे लोगों से जो मैंने बात की, लोगों का कहना था कि इनके जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्होंने ने बड़ा आतंक मचा रखा था, ये उनका कहना था लोगों का, और इट्स टाइम टू चेंज। तो इस तरह से ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोकल इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपी। लोकल इश्यूज, डीमोनेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा। जैसे रामपुर में मैं गया, मैं ब्लॉग में भी मैंने लिखा है, आप देखिएगा उसमें जो मैंने फोटोज, जरी वर्कर्स के मैंने फोटोज वगैरह डाले हैं। पूरी जरी इंडस्ट्री वहां तबाह हो गई। लोग बिल्कुल हाय हाय कर रहे थे, चूंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे, कैश नहीं थे, उनका सारा बिजनेस कैश में चलता था। मुरादाबाद में मैं गया, जो लोगों से मैंने बात की, और जो ब्रास इंडस्ट्री है वहां पे, वो बुरी तरह से चौपट हो गई। गोया के और मैं बताऊंगा कि सवार वगैरह का तो कल मैंने किया ही था। देखिए, लोकल जो लीडर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, लोकल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहली मतलब ऐसा हो रहा है कि अब ये कास्ट और रिलीजन से उठ करके भी लोग अब ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। यानी इकबाल महमूद का के खिलाफ जिस तरह से मुझे एंगर लगा संभल में, इफ ही लूजेस टू ज़ियाउर रहमान बर्क, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। देखिए, ज़ियाउर रहमान बर्क एक तो ये है कि मतलब एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठेगा, प्लस ये कि वो टर्क मुस्लिम है, मुस्लिमों का एक कास्ट होता है टर्क मुस्लिम, वहां पे उस एरिया में होता है, तो उसकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी वो उसमें है। ये अलग बात है कि जो BSP का भी जो कैंडिडेट है वो भी टर्क कम्युनिटी का है, मेरा ख्याल में रफतुल्लाह या क्या नाम था, वो भी टर्क का है। तो शायद अगर वो वोट काट दे तो जिसका फायदा इकबाल महमूद को हो जाए, वरना इतनी एंटी इनकम्बेंसी जो मैंने देखी है, विच लुक लाइक कि वो बिल्कुल मगर अगर हार भी जाएंगे तो कोई हैरत नहीं होगी। रामपुर में मैंने देखा कि आजम खान की बहुत ही सेफ सीट मानी जाती थी, लेकिन इस मर्तबा जो तनवीर खान रामपुर में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, BSP के हैं, कोई मुकाबला नहीं है उनका। अगर आप दोनों का कंपेयर करें, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आई वाज सरप्राइज द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट इवन तनवीर खान हैड इन द सिटी ऑफ रामपुर। और बावजूद इसके कि रामपुर में आप यू लव आजम खान और हेट आजम खान, एक वन थिंग यू कांट डिनाई कि रामपुर सिटी में तो बहुत डेवलपमेंट का काम किया। बल्कि आई वाज सरप्राइज्ड कि एक यूपी का एक छोटा सा शहर इतना डेवलप हो सकता है। रोड्स इतनी चौड़ी चौड़ी, साइड में वो प्रोमेनाड टाइप का बना रखा था, वॉकिंग का और क्लीनलीनेस वगैरह, बहुत बहुत काम किया है। लेकिन इसके बावजूद उनके सीट को, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि उनकी सीट को इस मर्तबा आप कमजोर मत आकिएगा कि वो जीत जाएंगे, उन्हें टफ फाइट मिलेगा तनवीर खान की तरफ से। उसकी वजह भी लोगों ने बताई कि जो एक घोसी कम्युनिटी है, उनके घरों को इन्होंने तोड़वा दिया था, तो वो बड़ी नाराजगी है। प्लस कुछ BJP के भी लोगों का ये कहना था कि र्यूमर बहुत तेजी से वहां पे था कि जो BJP के बीच सपोर्टर्स हैं वो शायद दे विल हेल्प तनवीर खान टू मेक श्योर दैट ही लूजेस। बट बहरहाल मतलब कि जीत जाएंगे, चूंकि उनका पिछला विक्ट्री मार्जिन बहुत ज्यादा था, तो शायद जीत जाएंगे, लेकिन इट्स नॉट ईजी। तो मैं ये कह रहा हूं कि डिमोनेटाइजेशन, एंटी इनकम्बेंसी और जो परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल ये हैं, वो इन सब चीजों का बड़ा जबरदस्त ये असर पड़ेगा। लेकिन वहां पे अगर आप देखें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो पैक्ट हुई है, इसका बड़ा फायदा हुआ है, इसका काफी फायदा हुआ है। लेकिन ये फायदा क्या उनको विक्ट्री में इंश्योर करेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बिकॉज और यही वजह है कि मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इन तीनों जो ग्रुप है, जैसे BJP हो गया, एक तरफ BSP और एक तरफ कांग्रेस और SP है, इन तीनों में से बड़ा मुश्किल है ये कहना कि सेकेंड फेज में कौन सबसे ज्यादा सीट लेकर के जाएगा। चूंकि
कई चीजें हैं कि जो मुस्लिम वोट्स हैं वो बीएसपी में और कांग्रेस और एसपी में अगर बटेगा तो डोंट रूल आउट के बीजेपी उसका गेन मिल जाए। अगर बीजेपी को गेन हो जाता है तो देन इट्स अ थ्री वे कॉन्टेस्ट। दूसरी तरफ यह है कि जो कांग्रेस की अपनी कोर वोट उनका कोर वोट बैंक था, अभी वो समाजवादी पार्टी के साथ जब मिले हैं, वो दोनों जब मिलेंगे तो ऑन पेपर दे लुक वेरी फॉर्मिडेबल। जैसे कि स्वार में मैं गया, आजम खान के बेटे की सीट, आजम खान का बेटा वहां लड़ रहा है, और लेकिन जिसके खिलाफ लड़ रहा है वो कांग्रेस का एमएलए होता था, लेकिन इस मर्तबा वो बीएसपी की तरफ से वो लड़ रहा है, राइट। तो लेकिन हवा जो बह हो गई है वो समाजवादी पार्टी के हक में हो गई है, बावजूद इसके के बावजूद इसके कि वो कांग्रेस की सीट होती थी। लेकिन अब जब ये बीएसपी के साथ गए हैं, वो 3 टाइम एमएलएज वहां पे हैं, काजिम अली खान, लेकिन हवा उनके हक में नहीं लगी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्सेप्ट फॉर फ्यू पॉकेट जो मैंने मधुपुरा वगैरह में देखी थी जिन्होंने बीजेपी को वोट देने का कहा था, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो आजम खान के बेटे की तरफ वो जा रहे थे। तो वो जो कॉम्बिनेशन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं एक बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है, बावजूद इसके कि हर तरह उनका जो दो अपना डिमोनेटाइजेशन और परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वो तो है ही। और बाय द वे ये जो आजम खान के बेटे को भी जो वोट मिल रहा है या उनके हक में जो फेवर आ रहा है, फेवरेबल कंडीशन बन रहा है, वो इस वजह से बन रहा है कि उनके फादर ने कई सालों से उस कंस्टिट्यूएंसी को बहुत कल्टिवेट किया है। लोगों ने दिखाया कि देखिए ये पहले यहाँ पे धूल उड़ता था, अभी आजम खान ने सड़कों पे टाइल लगा दिए हैं, पहले यहाँ पे गंदी नालियां बहती थी, आजम खान ने इसको कवर करके ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव कर दिया। तो वहां पे भी वो काम ही था, भले ही आजम खान ने जानबूझ करके ही शायद उसको कल्टीवेट किया होगा बेटे के लिए कि बेटे को फायदा होगा, लेकिन वो उनका काम ही है जिसकी वजह से उनके बेटे को वहां फायदा हो रहा है। तो परफॉर्मेंस इज अ वेरी वेरी बिग sort of running theme across all the districts and assembly constituencies. अब ये देखिए तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन इट विल बी वेरी फूलिश फॉर मी टू से कि किसी एक पार्टी को बहुत बड़ी हवा है। बिल्कुल बीएसपी के हक में कोई ज्यादा लोग वोकल नहीं दिखे, लेकिन वही उनका वोकल नहीं दिखना शायद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चुपके से वोट डिवीजन का फायदा वो उठा सकती है मायावती की पार्टी। तो अब तो ये 11 तारीख को बनेगा, अगला है 3rd फेज का इलेक्शंस है, उसके लिए फिर मैं निकलूंगा वो लखनऊ की तरफ और उसके आगे वाले हिस्सों में, फिर वहां से हम आपके लिए रिपोर्ट करेंगे। बहरहाल ये पूछते हैं मोहम्मद नासिर साहब ने, देवबंद सीट का मैं उधर जा नहीं पाया देवबंद की तरफ, तो मुझे वहां का आइडिया नहीं है। मैं आपको ब्रॉडर थीम बता रहा था कि इस रीजन में जो ब्रॉडर थीम क्या वहां पे, जी मोहम्मद नासिर साहब आपका ही मैं जवाब दे रहा हूं, जो ब्रॉडर थीम मैं देख रहा था कि जो पोलराइजेशन के जो खतरे थे, जो लोग कह रहे थे कि क्या वोट पोलराइज होगा, वो मुझे वोट पोलराइज होता हुआ नहीं दिखा। मुझे लगा कि जो हर रीजन के अपने अपने इश्यूज हैं और उन इश्यूज की वजह से लोग वहां के लोगों को वोट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान अगर हैं तो सिर्फ एक ग्रुप को दे रहे हैं, हिंदूज एक ग्रुप को दे रहे हैं, छोटी जाति के लोग एक ग्रुप को दे रहे हैं। वहां हर रीजन के अपने अपने लोकल जो कैंडिडेट्स मुझे लगे, चाहे वो संभल के हो, चाहे वो मुरादाबाद के हो। मुरादाबाद में भी कई सीटें हैं, लेकिन एक आध सीट तो बड़ी पक्की है, जैसे वो बेलारी वाली जो सीट थी जहां से हाजी इरफान जीतते थे, उनके चूंकि सिंपैथी है उनके बेटे का, वो बड़ा मजबूत लगा वहां पे वो। और उसी तरह से अब देखें, अगर रामपुर में अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि इट्स नॉट एन इजी केक वॉक, तो फिर आप समझ सकते हैं कि दूसरे जगहों का क्या होगा। बल्कि मुझे ये लग रहा था कि स्वार में जो बिल्कुल एंटी ये होगा, आजम खान के बेटे के खिलाफ होगा, लेकिन वहां पे मैं सरप्राइज हो गया कि आजम खान के हक में बड़ा ये लगा। बिलाल अहमद साहब पूछ रहे हैं कि रिफत भाई, इज MIM डिवाइडिंग मुस्लिम वोट्स? देखिए MIM जो है मुरादाबाद में, हालांकि इन्होंने बड़ी हवा लगाई थी कि शायद जीत जाएंगे, मुरादाबाद में मुझे MIM के हक में कुछ ज्यादा नहीं लगा। आई डोंट थिंक कि मुरादाबाद में कुछ कर पाएंगे, लेकिन हाँ संभल में MIM बहुत स्ट्रांग मुझे लगी। जो फर्क मुझे बिहार और यहाँ के इसमें लगा कि अच्छा, बहुत सारे लोगों ने जब मुझे उनको ऐसे ये मैंने तो नहीं बताया कि मैं बिहारी हूं, लेकिन जब उन्हें बाद में मैंने बताया भी और उसके पहले भी, उन्होंने कहा कि यार बिहारी मुसलमान आप लोगों के बड़े इंटेलिजेंट थे, आप लोग बड़ी मैच्योरिटी थी। यहाँ पे जो है उस हिसाब से यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोग MIM को इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं कि वो OIC की पार्टी है,
ओवैसी ने बहुत इंटेलिजेंटली कैंडिडेट जो सिलेक्ट किया है, खासकर संभल में, वो उसका सारी इक्वेशन को देखते हुए उन्होंने जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया, यंग लड़का है, उसके दादा की वहाँ पे बड़ी पैठ रही है, तो उसकी वजह से मिल रहा है, न कि ये MIM की वजह से हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि उस तरह से वोटिंग हो रही है जो अक्रॉस द रीजन जो मैंने देखा है कि इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, उनके काम, उनकी अपनी रेपुटेशन, और प्लस लोगों जो एग्जिस्टिंग MLAs हैं वो कितने एक्सेसिबल रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस क्या रहे हैं। जैसे अभी काजिम अली खान वहाँ पे 3 मरतबा रह चुके हैं जो कांग्रेस के हैं, पहले BSP के भी थे और अभी फिर से BSP में है, सॉरी SP के थे अभी BSP में। तो लोगों ने कहा कि ये 3 मरतबा हो गया, कभी कुछ हमें, अब वो आंक रहे हैं कि इसमें क्या किया हमारे लिए। ये शख्स, एक लड़का आया जिसके फादर ने कम से कम 2 साल में इतना काम तो कर दिया। तो ये बड़ी रिफ्रेशिंग एक चेंज लगी यूपी में कि लोग अब डेवलपमेंट की वजह से लोग काम दे रहे हैं। और नोटबंदी तो रनिंग थीम था, चूंकि एक बहुत बड़ा पॉकेट है इस रीजन का जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत थ्राइविंग रही है, तो उसकी वजह से लोगों में बहुत नाराजगी है, लोग भूले नहीं हैं इस चीज़ को। मैंने बताया था कि जिस दिन मुजफ्फरनगर वाले बेल्ट में फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे एक वोटर ने ये कहा था कि वो जो लाइन में खड़ा किया था वो गलत था, ये लाइन सही है और ये हम इस वक्त सबक सिखाएंगे बीजेपी को। तो इस तरह गुस्सा है वहाँ पे। और खासकर रामपुर में जब मैं बैठा, मैंने फोटो भी डाला है, जो इतने गुस्से में आज भी हैं, जबकि कई अब तो मामला बेहतर भी होने लगा है। लोग कह रहे हैं कि अब पैसे मिलने लगे हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि जिस तरह से हमें, जिस मुसीबत से हमें गुजारा गया है, हमारी पूरी बिजनेस हमारी चौपट हो गई और हम इसका जो बदला लेंगे वोट की शक्ल में लेंगे, बैलेट के जरिए लेंगे। तो ये है, अभी भी लोगों में ये गुस्सा है वहाँ पे। ये क्या पूछ रहे हैं कि कोई पूछ रहे हैं यहाँ पे, बीजेपी ISI एजेंट वाले जीत रहे हैं या नहीं। आंसर देखिए, बीजेपी और ISI एजेंट, ये सोशल मीडिया पे तो लोग उसको काफ़ी उछाल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड लेवल पे ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बल्कि मैं जब सुवार में था तो एक गांव में मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी के हक में बड़ी ये थी, लेकिन दूसरे गांव में जब मैं गया मधुपुरा में, तो वहां पे सारे के सारे गांव वाले जिनसे मैंने बात की वो कह रहे हैं बीजेपी को देंगे। वो कह रहे हैं जी नोटबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, वो कह रहे हैं हम तो सिर्फ मोदी जी की वजह से बीजेपी को देंगे। उनके सामने और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो जो बीजेपी की जो फॉलोइंग है, जो कुछ लोगों में, कम्युनिटी में, वो बड़ी डेडिकेटेड फॉलोइंग है। तो उसको वहाँ पे कोई ISI का एजेंट, मुझे पता है कि आप किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, कि जो मध्य प्रदेश में बीजेपी IT सेल का एक मेंबर जो ISI के लिए काम करते हुए पकड़ा गया है, और उसने इंडिया के बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स पैसे के बदले में उन्होंने पाकिस्तान को, उस पर इल्ज़ाम है कि उसने बेचे थे। नाउ हमने इसको चलाया, चूंकि हमारे लिए ये मुद्दा इसलिए पड़ा था कि ये वही पार्टी है जिसके सपोर्टर्स मीडिया में भी, जो वर्कर्स, मैं तो जर्नलिस्ट नहीं मानता हूं ऐसे लोगों को, वो जो जर्नलिस्ट की खाल में जो बीजेपी के, जो राइट विंग ब्रिगेड के, हिंदुत्व ब्रिगेड के जो लोग बैठे हुए हैं डिफरेंट चैनल्स में, और जो आए दिन हमें लेक्चर देते हैं कि तुम फौजियों की परवाह नहीं की, अरे तुम्हें फौजियों की परवाह नहीं है, तुम लोग देश, तुम लोग गद्दार हो, तुम्हें पाकिस्तान चले जाने चाहिए। आज उनके मुंह पे लगता है बिल्कुल ताला सा लग गया है। जैसे हमारे गांव में कहा जाता था कि 100 मन पानी पड़ गया है, खामोश। ऐसी डुबकियां लगाई हैं इन्होंने, कुछ नहीं बोलने वाले। जो चैनल हैशटैग लॉन्च करता था, मिनटों में, सेकंडों में हैशटैग लॉन्च करता था, आज वो चैनल लगता है जर्नलिज्म ही भूल गया है। 1 हफ्ते के करीब होने जा रहा है और कहीं पे कोई जिक्र नहीं है उसका, चूंकि वो बीजेपी का मेंबर है। अगर यही चीज अगर किसको, अच्छा बाय द वे हमने ये भी कहा कि वो बंदा, वो जो सस्पेक्टेड पाकिस्तानी एजेंट है तारिक फतह, उसको फॉलो करता था। उसकी टाइमलाइन पे मैंने देखा, हमारे रिपोर्टर ने जब उस पर स्टोरी की, भरा पड़ा था तारिक फतह की चीजें। तो अब कोई तारिक फतह की जांच नहीं करता है। जिस तरह से जाकिर नायक के बारे में किसी ने, उसका ढाका में उसके रूम से कुछ मिल गया था, तो जाकिर नायक के खिलाफ ऐसे ही शुरू होगी ना। मैं कोई जाकिर नायक को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं पर्सनली उनको बहुत कम जानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इक्वल यार्डस्टिक तो होनी चाहिए थी। तो बहरहाल, तो वो उस ISI के संदर्भ में किसी ने ये सवाल पूछा था, तो आई डोंट थिंक कि वो ISI वाला कोई इश्यू है वहां पे यूपी में।
और क्या पूछे, एनी प्रूफ दैट ध्रुव सक्सेना वाज बीजेपी आईएसआई सेल? ऑफ कोर्स ये प्रूफ है, ये तो पूरा ही प्रूफ है, ये बिल्कुल प्रूफ है और ये ऑलरेडी है। अब इस पे सवाल कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अमित मालवीय ने बाद में ट्वीट किया, लेकिन अमित मालवीय तो है, अमित मालवीय ने तो ये भी ट्वीट किया था कि साध्वी खोसला हमारी कभी आईटी सेल की मेंबर नहीं रही है, कभी सोशल मीडिया सेल की मेंबर नहीं रही है। तो अब लोगों को, बीजेपी वालों की तो है कि अगर ऐसी बात है आप केस कर दीजिए एजेंसीज पे, जिन जिन लोगों ने आपके खिलाफ चलाई है ये खबर, सबको ले जाइए, डेफेमेशन कीजिए। लेकिन वो होगा नहीं। जो बुनियादी चीज है कि उस ध्रुव सक्सेना के इतने कॉन्टैक्ट्स, इतनी नजदीकियां सीनियर लीडर्स सबके साथ थे कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, दे नो दे आर ऑन अ स्टिकी विकेट। तो इस वजह से वो कुछ कर नहीं पाएंगे। राकेश गोदरा साहब बोल रहे हैं, इन योर व्यू विच पार्टी इज लीडिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन इन यूपी? देखिए, फर्स्ट फेज में तो मुझे लगा था कि इट वॉज एडवांटेज एसपी, सेकेंड फेज में इट्स डिफिकल्ट। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर कुछ सीटें तीनों ग्रुप को वहां पे मिल जाए। और प्लस एक जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं कि अगर एमआईएम अपना खाता खोल दे तो आई वोंट बी सरप्राइज। लेट्स पुट इट दिस वे, बिकॉज इंडिविजुअल सीट नंबर देना बड़ा मुश्किल है, चूंकि बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है ये। तो उसमें जो ओवरऑल थीम मैं आपको बता सकता हूं, एग्जैक्ट सीट नंबर नहीं बताना मुनासिब नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि सेकेंड फेज में भी मुझे लगा कि ओवरऑल एडवांटेज कांग्रेस एसपी है। लेकिन एक सिनारियो वो कैवियाट के साथ मैं कहूंगा कि जिस तरह से जो वोट बटेगा पर्टिकुलर कम्युनिटी का कांग्रेस एसपी में और बीएसपी में, तो अगर उसका फायदा अगर समाजवादी बीजेपी को हो जाए तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट टू वे कॉम्पिटिशन, आई वुड लाइक टू कॉल इट थ्री वे कॉम्पिटिशन। देखिए, निर्भय गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड में दिसंबर में मेरी रीडिंग ये थी कि इट्स ऑल द वे फॉर बीजेपी। लेकिन अभी जो सिचुएशन जो मुझे मुझे हो गए करीब 2-2.5 महीने हो गए हुए, तो पॉलिटिक्स में तो एक हफ्ते में हालात चेंज होते हैं। लेकिन जो रिसेंटली पिछले फेसबुक लाइव में भी मैं बता रहा था कि जो नैनीताल वाला बेल्ट है वहां पे बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है, जहां पे वो काफी स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन डीमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। चूंकि वहां पे खासकर लोगों में, और इनफैक्ट मसूरी साइड में भी, वो लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं जिनको ऑलरेडी आम दिनों में 5-6 किलोमीटर ट्रैवल करके एटीएम जाना पड़ता था, डीमोनेटाइजेशन की वजह से उनको बड़ा नुकसान हुआ है। चूंकि वो 6 किलोमीटर चल कर जाते थे, सारा दिन रहते थे, पैसा मिला नहीं, फिर वापस आ जाते थे वो 6 किलोमीटर चल के, 5 किलोमीटर चल के, तो वो उसका एंगर बीजेपी को वहां पे हुआ है। नाउ जो प्लेन रीजन है वहां पे मुकाबला दोनों में है, कांग्रेस इसमें, लेकिन जो पहाड़ी एरिया है वहां पे बीजेपी को डीमोनेटाइजेशन का जो है नुकसान होता हुआ वहां पे नजर आ रहा है। दैट इज द ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम उत्तराखंड। निर्भया जी, आपने ये सवाल पूछा था। विकी मेहता जी, विकी मेहला पूछे कि यूपी ओपिनियन पोल क्या है। देखिए, यूपी में 2 फेज में हो गए हैं, 73 इन द फर्स्ट फेज, 67 टुडे। ओवरऑल जो है अब तक मेरे ख्याल में, एंड whatever I have visited and spoken to people, एक जो थीम जो इमर्ज होकर के सामने आई थी कि पहले फेज में इट वाज एडवांटेज एसपी कांग्रेस, सेकेंड फेज में जो आज हुआ है उसमें मुझे लगता है कि इट्स अ 3-वे कॉन्टेस्ट। नॉट बिकॉज के बीजेपी के सपोर्ट में लोग हैं, बट यह है कि जो एंटी बीजेपी वोट कहीं कहीं पे इतनी शिद्दत से बट रहा है कि उसका एडवांटेज अगर बीजेपी को हो जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। ये है डोनाल्ड बक्सटर, वी हैव रिपोर्ट्स दैट इन सम प्लेसेस लाइक गोरखपुर कम्युनिटीज लाइक वीवर्स आर बायकॉटिंग द पोल्स, इज दैट व्हाई पोलिंग इज लो? डोनाल्ड बैक्स्टर साहब, गोरखपुर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं आपको ये कह सकता हूं कि कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि लोगों ने जो ट्रेडिशनल बीजेपी के सपोर्टर होते थे, दे डिसाइडेड नॉट टू वोट प्योरली बिकॉज, और बहुत बड़ी जैसे वाल्मीकि कम्युनिटी है, उनके बारे में ये कहा जाता था, नहीं वाल्मीकि कम्युनिटी ने तो इनके खिलाफ वोट दिया है, जो ज्वेलर्स कम्युनिटी है उनके बारे पता नहीं इस देश का क्या होगा। बहरहाल थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो गया था मेरे ख्याल में, और
यस, ब्रॉडकास्ट इंटरप्ट हो गया था। तो डोनाल्ड बैक्स्टर साहब, होपफुली यू गॉट माय रिप्लाई कि देयर इज एन एंगर, बट आई डोंट नो हाउ कम्युनिटी ने किया था। सेकेंड फेज में मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया। समीर अहमद साहब, व्हाट अबाउट जाट्स? अच्छा समीर साहब, मैं इस पे आता हूं। देखिए, जाट्स जो है ट्रेडिशनली बीजेपी सपोर्टर रहे हैं, और लेकिन इट्स सो इन्फ्यूरिएटिंग कि जिस दिन मुकेश अंबानी साहब लेक्चर दे रहे होते हैं कि डेटा इज न्यू ऑयल, ये देखिए डेटा का क्या होता है कि आप घर में ना वाईफाई काम करता है, ना फोन का 4G काम करता है। सो बहरहाल, एनीवे, आई हैव गिवन यू ब्रॉडर काइंड ऑफ लाइक पर्सपेक्टिव अबाउट सेकंड फेज ऑफ इलेक्शंस। और फिर यू नो, रिजवान खान साहब पूछ रहे हैं कि इज इट पॉसिबल फॉर अ हंग असेंबली? कुड बी, absolutely possible, but again lot will depend on there's still 5 more phases to go, 5 more phases of elections। मतलब ये तो एक कमाल है, ये 7 phases में elections कहाँ होता है भाई 2017 में, बट हो रहा है। तो खैर अभी अब चलिए हम भी उसको कवर करेंगे उसी तरह से जैसे जैसे ये होगा, एंड वील ट्राई एंड गिव यू। अगर आपके कोई और फीडबैक है, कोई ओपिनियन है के ग्राउंड रिपोर्टिंग में कुछ और हम इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, तो डू राइट टू अस, do write to me through Facebook, through our website, and we'll try and incorporate that. But we have decided to cover UP pretty extensively. अब तो यूपी बचा है, मणिपुर तो हम जा नहीं पाएंगे। So बहरहाल, is Goa hung assembly? Yes, मोहम्मद नासिर साहब, could be an hung assembly because बीजेपी के खिलाफ वहाँ एंगर तो है। आम आदमी पार्टी, आई डोंट सी इट कमिंग एंड गेनिंग लॉट टू मेनी सीट्स आउट देयर। तो उस फिर जो जिस तरह से हिंदुत्व वोट को बांटने वाले बहुत हैं, नॉन बीजेपी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको भी, उसमें भी बहुत बंटवारा होगा। तो यू नो, हंग असेंबली कुड बी अ लाइकलीहुड, यू नेवर नो। यस, मोहम्मद फिरासत अली कह रहे हैं कि आई नेवर सीन इलेक्शन रिजल्ट्स आफ्टर 1 month, वर्स्ट प्लानिंग, एब्सोल्युटली वर्स्ट प्लानिंग। 7 फेजेस में कहाँ होता है भाई, ये एक यूपी है। आई मीन, आप एक यूपी को अगर आप मैक्सिमम आप 2 फेज में कर लेते हैं, लेकिन जो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, इसके बावजूद 2017 है, अब ये पुराना दिन भी नहीं है, 90s नहीं है, 80s नहीं है, इसमें अगर आप 1 या 2 फेज में इलेक्शन नहीं करा सकते हैं तो इट्स अ ह्यूज इंडाइटमेंट यू नो ऑन योर एबिलिटीज। एनीवे, सचिन कुमार पुरी साहब कह रहे हैं पंजाब हंग असेंबली। आई वुड नॉट से पंजाब हंग असेंबली, माई एनालिसिस वॉज, आशीष जौहरी साहब कह रहे हैं गुड वर्क सर, अप्रिशिएटिंग, थैंक यू वेरी मच सर। मनु कुमार कह रहे हैं बीजेपी गुड पोजीशन। आई डोंट थिंक, पहले 2 फेज के बाद आई वुड से बीजेपी गुड पोजीशन, मनु कुमार जी। सचिन कुमार पुरी साहब पूछ रहे थे कि इस पंजाब हंग असेंबली, मेरा मानना यह है कि पंजाब में between Aam Aadmi Party and Congress, anybody can form the government. That's what I would like to say. Because Aam Aadmi Party, if it sweeps Malwa, it can form the government. Congress already is very strong in Doaba and very, very strong in Maja. So, you know, if Congress gains few seats from Malwa regions and does as well as I think it should do in those 2 regions, Doaba and Maja, then Congress is very much capable of forming the government. That's my assessment. You might disagree, but I have traveled extensively, and I don't want to lie. I don't want to get influenced by any TV reports or any TV survey, because मुझे पता है TV वाले कोई सर्वे नहीं करते, यहाँ बैठ करके बस अपनी असेसमेंट करके और वो आपके सामने दे देते हैं। वहाँ जिस पार्टी से जितना ज्यादा पैसा मिलता है उसको खुश करने के लिए उसके हक में रिपोर्ट दे देते हैं। तो मैं वहां से आ रहा हूं, मेरी बात को आप मानिए, गलत भी होऊंगा तो मैं अपने असेसमेंट को गलत मानने को तैयार रहूंगा मैं। Hamid Naz, I believe your analysis. Please tell us about UP at the moment. देखिए, UP फर्स्ट फेज जो मुझे लगा था, it was very much advantage SP and कांग्रेस। कुछ पॉकेट्स में बीएसपी को बड़ा फायदा हो रहा था, लेकिन सेकेंड फेज में
I think it's a three-way contest, and as I said before, three-way not because BJP is strong, but because BJP might gain because of the division of votes of certain community between SP कांग्रेस and बहुजन समाज पार्टी. तो उसकी वजह से उसको वो फायदा हो सकता है. और क्या था सवाल, सब इतनी तेजी से ऊपर चला गया. I don't think Zakir Ali Khan Sahab Shiv Sena is a force to reckon with in UP. So I don't think that can impact. But yes, there is already so much of anger against BJP कि वही BJP को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है. I don't think they need any Shiv Sena or नहीं, because शिव सेना की वैसे भी यहाँ प्रेजेंस नहीं है. Abhishek Dubey, unfortunately we have very few journalists like you. Keep up your good work, wish you a lot of success. Thank you sir, thank you Abhishek जी. आप लोगों की वजह से हमें ये हिम्मत मिलती है और हम निकलते हैं और काम करते हैं. Abhishek Kumar ji, do you agree with Baba Ramdev's statement? Well, I do not agree with anything that Baba Ramdev says. Frankly speaking, this is my personal opinion. I do not agree with anything. Whatever he said today, I don't know. He must be privy to the bigger plan, bigger scheme. But as far as his analysis on politics or economy, I have never agreed, and I would never agree with him. So yes, if that's what answers your question. सचिन कुमार जी, मैंने बता दिया भाई कि जो advantage है, again I can't say which party has the advantage in Punjab. Depends which party does well where. अगर आम आदमी पार्टी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मालवा को स्वीप करती है तो एडवांटेज आम आदमी पार्टी. अगर स्वीप नहीं करती है तो इट्स एडवांटेज कांग्रेस. दैट्स व्हाट sort of I said that and I'll maintain that. Bindya Sethi ji, waited for your UP analysis the whole day. Have you been able to understand? Have you been able to sort of watch me, or you've just joined? I don't know. अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस, उनकी अपनी अपनी पर्सनल फॉलोइंग और प्लस डेवलपमेंट एंड डिमोनेटाइजेशन, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे. तो इसमें चूंकि मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है ये, तो मुसलमानों का वोट जो है किसी एक पार्टी को नहीं जा रहा है, ये डिवाइड हो रहा है चूंकि लोग कैंडिडेट के बेसिस पे वोट दे रहे हैं. तो अगर ये मुसलमानों का वोट अगर बढ़ता है विंध्या जी, तो डोंट बी सरप्राइज के अगर इट कुड ऑल्सो बी एडवांटेज बीजेपी इन सर्टेन एरियाज. और दूसरी बात जो मैंने बताई थी कि MIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, if it makes a debut for the first time in UP Assembly, it will be, or it might be, from Sambhal constituency. So don't be surprised कि अगर AIMIM जो डेब्यू कर रही है यहाँ पे यूपी इलेक्शंस में, अगर अपनी पहली सीट संभल से जीत जाए यहाँ से, तो ये भी मैंने कहा था. आई होप कि आपको ये ब्रॉडर ये मिल गया होगा. बाकी आप इसको दोबारा से वॉच कर सकती हैं, तो उसमें आपको तमाम एनालिसिस मिल जाएगा. जस राय कह रहे हैं कि आप लिख लें 80 से ज्यादा आप ले रही है पंजाब में. जस राय जी, मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं जो कह रहा हूं पत्थर की लकीर है. मैंने सिर्फ 800 किलोमीटर ट्रैवल किया, मैंने 1000 के आसपास लोगों से बात की, उसके बेसिस पे ऑनेस्टली जो मुझे लगा मैंने कह दिया. नाउ पंजाब की आबादी बहुत बड़ी है, मेरी जो मेथडोलॉजी रही है उसके हिसाब से मुझे लगा कि मेरी प्रिडिक्शन क्या होनी चाहिए, जो गट फीलिंग थी, मैं ऑनेस्टली मैंने आपको बता दिया. अब अगर वाकई अगर 80 के 100 भी ले जाती है तो मैं गलती मान लूंगा अपनी आप की. मैं कहाँ कहता हूं कि मेरी बात पत्थर की लकीर है. तो जस जी, मतलब मैं कभी ये दावा किसी भी इलेक्शन में नहीं किया था कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही है, कभी भी नहीं. सावन पटेल साहब, व्हाट अबाउट गोवा? सावन जी, मैंने अभी बता दिया है गोवा का. लेट्स स्टिक टू यूपी. तो चूंकि यूपी में ही काफी अभी दंगल है और मेन दंगल तो यही है, तो उस पर थोड़ी सी बात कर लें.
दिव्यांशु अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक दैट कंफ्यूजन इन मुस्लिम विल बेनिफिट बीजेपी? देखिए दिव्यांशु जी, Muslims in UP, as I said, are not voting in favor of one particular alliance or party, because the importance of local candidate is so much कि वो इम्पोर्टेंट, अगर वहां पे जैसे मैंने संभल का जिक्र किया या फिर मैंने आपको रामपुर का भी जिक्र किया कि दोनों ही मुस्लिम कैंडिडेट है वहां पे, लेकिन लोग इश्यू पे वहां पे वोट दे रहे हैं। कुछ जो लोग, जिन लोगों की नाराजगी आजम खान से, वो ट्रेडिशनली जिन्होंने आजम खान को वोट किया वो इस मरतबा तनवीर को देना चाह रहे हैं बीएसपी के, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी वाले हैं, वो चाह रहे हैं कि चूंकि तनवीर रिलेटिवली स्ट्रांग है, वो आजम खान को हरा सकता है, तो वो भी कोशिश हो रही है कि जो वोट इनको मिल जाए। ये हो रही थी, अब तो इलेक्शन हो गया वहां पे। तो ये तमाम चीजें, तो इंडिविजुअल जो है इंपॉर्टेंट बहुत है। बहुत सारी सीट्स में मुसलमानों का वो नहीं है बिहार वाला या यूपी वाला कि किसी एक पर्टिकुलर अलायंस या पार्टी को ऑन मास वोट दे दिया जाए, तो वो यहां पे मैंने नहीं देखा ये। राइट। अभिषेक दुबे जी कहना है व्हाट एक्शन इज ही टेकिंग विद ईवीएम टैंपरिंग कंप्लेन? आई एम टोल्ड, आई वाज अवे होल्डिंग, आई एम टोल्ड कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक दो मेंबरों को पंजाब में भेजा है, और ये तो आपको पता है कि सबसे पहले मैंने इस चीज को हाईलाइट किया था कि देयर इज एन इशू कि ईवीएम का प्रोटेक्शन बहुत बड़ा इशू है वहां पे, और इलेक्शन कमीशन को और पार्टीज को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। और वही हुआ, बीच में वीडियो भी वायरल हुआ, और वो जो आशंकाएं जो लोगों ने मेरे साथ शेयर की थी वो सही साबित हो रही है। ये तो पंजाब में है, मेरे साथ तो गोवा में भी लोगों ने ये शेयर किया था। तो यही होता है कि जब आप इस तरह से बिल्कुल मिसमैनेज अंदाज में जब आप इलेक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यही होता है कि आप 1.25 महीने का अब गैप है, अब उसमें ईवीएम पड़ा हुआ है राम भरोसे, और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक ही तो डिवाइस है ये, उसमें बहुत सारे आप एवेन्यू खोल देते हैं टैंपरिंग के, तो वही अभी हो रहा है। तो आई एम ग्लैड कि इलेक्शन कमीशन हैज टेकन इट वेरी सीरियसली, दे हैव सेंट कपल ऑफ मेंबर्स टू पंजाब। Anurag, you were the first one to raise the concern for EVM. Yes, sir. Anurag ji, I'm glad you remember. Thank you, sir. Indian politics landscape, more thoughts, please. देखिए, ये पूछ रहे हैं, कौन थे? अभिषेक कुमार जी पूछ रहे हैं कि यूपी इलेक्शन विल चेंज द इंडियन पॉलिटिक्स लैंडस्केप। देखिए, दो चीजें हैं। अगर पंजाब आम आदमी पार्टी जीतती है तो इट विल चेंज द वे वी डू पॉलिटिक्स इन इंडिया, and I will explain you why. Likewise, if BJP loses or BJP is unable to win UP, it will change both the political dynamics of India as well as severely weaken, बहुत बुरी तरह से वीकन करेगा प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी और अमित शाह की जो ग्रिप है जो पार्टी के ऊपर में, बहुत सीवियरली इनके लीडरशिप को वीकन करेगा। पहली बात जो मैं बता रहा था पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीतने का क्या बड़ा रेडिकल चेंज होगा, उसका सबसे बड़ा रेडिकल चेंज ये होगा कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर में जिस तरह से आए दिन अड़ंगे अटकाए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस को यूज कर दिया जाता है, सीबीआई छोड़ दिया जाता है, वो बंद हो जाएगा। चूंकि उनको कहीं ना कहीं डर रहेगा कि हम अगर इनके साथ हमने दिल्ली में किया तो ये पंजाब में हमारी नींद हराम कर देंगे, पुराने केसेस ये खोल सकते हैं हमारे खिलाफ में। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा अगर ये आम आदमी पार्टी वहां पे सरकार आती है पंजाब में, तो ये बहुत बड़ा न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर वो हो जाएगा। तो बोथ पंजाब एंड यूपी अगर बीजेपी के हाथ में नहीं आती है तो ये नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज लाएगा ये। डू यू थिंक दैट नो सीएम फेस इन बीजेपी? दिव्यांशु अग्रवाल, हाँ, ये बहुत उभर करके सामने आ रहा है कि हम करें तो करें किनके साथ कनेक्ट करें। जैसे हम एसपी और इसका तो हमें पता है कांग्रेस का सीएम फेस कौन है, बीएसपी का भी सीएम फेस कौन है, यहाँ पे बीजेपी का कोई नहीं है। तो ये एक लोगों के बीच में कंफ्यूजन तो है और उसका असर तो पड़ रहा है।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से, और प्लस जो कुछ कम्युनिटी जैसे जाट कम्युनिटी है जिन्होंने लेट डाउन फील किया है बीजेपी के जरिए, वो अपनी लीडरशिप को प्रमोट करना चाह रहे हैं। जैसे अजीत सिंह है, उनको लगा कि हमारी अपनी लीडरशिप कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी, अब हम उसको लीड करते हैं ताकि हमारे कॉज को कोई तो इफेक्टिवली उठाएगा। तो इस वजह से वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की तरफ लौट गए हैं, जो अपने जाट जो उनके लीडरशिप होती थी, चाहे वो टिकैत हो चाहे वो अजीत सिंह हो, तो उनकी तरफ वो लौट रहे हैं। तो वो बीजेपी का नुकसान है, क्योंकि इन सब लोगों ने ही बीजेपी को 2014 के जो हिस्टोरिक मैंडेट में जो यूपी स्वीप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो अगर ये उनके साथ नहीं है, और जो वाल्मीकि कम्युनिटी भी इनके साथ, मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है कि निकल गई है, तो ये बीजेपी को बहुत गहरा नुकसान पहुंचा। और दलित तो वैसे भी नहीं थे, दलित तो बहुत ही इंटैक्ट है इनके साथ, मायावती के साथ। प्लस ये कि दलितों पे जो अत्याचार हुआ, चाहे वो ऊना इंसिडेंट हुआ, चाहे ये यहाँ पे जो गाय की तस्करी के मामले में जो इन पे अत्याचार हुए, तो उसकी वजह से इन पे इनको बहुत दूर कर दिया है इसने। और चूंकि मायावती की लीडरशिप और उसकी पॉलिटिक्स, मायावती की उनकी इतनी क्लेवर होती है कि उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छी तरह से अपने फेवर में कर दिया। तो बहुत ही सॉलिडली दलित्स आर वेरी स्टैंडिंग वेरी सॉलिडली बिहाइंड मायावती यहाँ पे। Bilal Ahmed Saab is are Muslims very angry with SP? I didn't find it. I don't think Muslims are angry with SP because of मुजफ्फरनगर. I don't think so. I think वो इशू ही नहीं है मुजफ्फरनगर का, बल्कि बहुत सारे मुसलमानों ने ये कहा कि they are behind अखिलेश. They think अखिलेश इज अ रे ऑफ होप, वो बहुत ही विकास का चेहरा है, जो लोगों ने कहा मुझे वहाँ पे। हालांकि मुझे लगा था कि वो दंगा वगैरह इशू हो सकता है, लेकिन मुझे जब ग्राउंड पे निकला तो मुझे कहीं भी दंगा कोई इशू कहीं पे भी मुझे पता नहीं चला कि मुजफ्फरनगर या दादरी वाज एनी इशू एट ऑल। एनीवे, गुरप्रताप संधू, who should be the face for Congress, PM face for Congress? Just a general question. Rahul, is that good? There's someone good? All comments welcome. मेरा पर्सनल ओपिनियन तो पूछिए मत, वो लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे। मैं कौन होता हूँ कांग्रेस का PM फेस डिसाइड करने वाला, लेकिन मुझे पता है कि कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। सो आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट टाइम फॉर मी टू शेयर और राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू शेयर हियर, बिकॉज एक का नाम ले तो दूसरे नाराज होंगे, और फिर वो लोगों की बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है जो एक को पसंद करती है दूसरे को नहीं करती है, तो फिर वो नाराज हो जाएंगे, आपने किस हक से इनका नाम लिया इनका नहीं लिया। लेकिन मुझे पता है कि किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। एनीवे, सो थैंक यू वेरी मच सर आप लोगों का। आज फिर से, आज तो मैं घर से कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों आज नेटवर्क का पूरा ये इंडिया का हाल है, क्या करेगा। हम मोन करते रहेंगे इसी तरह से, हमेशा शिकायत करते रहेंगे, और बस ऐसे ही चलता रहेगा। सो एनीवे, अगले टुमारो डे आफ्टर टुमारो आई विल बी लीविंग फॉर द रीजन, लखनऊ वगैरह के लिए निकलेंगे, तो फिर वहां से हमारी कोशिश होगी कि हम आपसे, हमारा लाइव इंटरेक्शन इस तरह से चलता रहेगा। सो आई होप यू हैव गॉट काइंड ऑफ आइडिया, है ना। और गुरप्रताप संधू साहब कह रहे हैं कि बट स्टिल एनी आइडिया और गिव अस अ हिंट। बस आइडिया ये है कि जो जिस पर अभी जो करंट जो चल रहा है वो तो मेरे ख्याल में एकदम ही नहीं है, तो बस अगर ऐसे ही हो गए। मनु कुमार पूछे तारिक फतेह के बारे में क्या सोचते हो। मनु कुमार जी, तारिक फतेह एक फ्रॉड है। मैं बहुत ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं अक्सर मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ आए, सवाल जवाब करे। आपको याद होगा वो फेमस वीडियो ABP के प्रोग्राम में मैंने बहुत हंसते हंसते प्यार से, बगैर किसी बदतमीजी से मैंने सवाल किया था, उस पर वो गाली गलौज पे उतर आया था। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो मेरी माँ बहन करने लगा था वो, और उसके बाद से उसने कभी उसकी हिम्मत होती नहीं है। मैं तो कहता हूं कि चूंकि वो इतना हल्का आदमी है वो कि 2 मिनट 3 मिनट के कॉन्वर्सेशन में वो एक्सपोज हो जाएगा, चूंकि उसे कुछ आता वाता है नहीं, और सिर्फ नफरत है। और नफरत क्या है, उस नफरत को एक फेक नफरत उसने क्रिएट किया है, और ताकि वो इंडिया में उसको एक पब्लिसिटी मिले, और उसके बाद इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो आसान हो जाए उसके लिए हासिल करना। तो ये है, वरना कुछ है नहीं, वो कोई बहुत ही फ्रॉड है। और बल्कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हैं, मैंने उस पर अपने रिपोर्टर्स को लगा दिया है, और वो जब इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे तो आप देखिएगा कि मैंने तो ऑलरेडी एक्सपोज किया हुआ है, लेकिन और भी एक्सपोज करूंगा कि ये इंसान कितना एंटी इंडियन अपने जवानी के दिनों में था। वो तमाम एक्सपोजे मैं लाऊंगा बहुत जल्द, उस पर काम जारी है
कि हमने ऑलरेडी दिखा दिया वीडियो जिसमें वो इंडिया के टुकड़े टुकड़े होने की बात कर रहा है, और हमारे पास ऐसे और भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं जिसको हम कंफर्म करने पे लगे हुए हैं। वो आएगा, वो दिखाएगा कि जवानी के दिनों में इसकी पूरी जिंदगी किस तरह से इंडिया को गालियां देते हुए और हमारे जो और भारत के खिलाफ जो नफरत और जहर उगलते हुए गुजरी है। वो शख्स आज आकर के यहाँ पे हम सबको देश प्रेम क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, इसका पाठ सिखाता। मुझे तो लगता है कि ये एजेंट है, ये पाकिस्तान का ये, और यहाँ पे आकर के हमें इस मुल्क को और इस मुल्क के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का करके मुल्क को कमजोर करने पे ही आया हुआ है। दैट्स माई ओपिनियन, राइट? आई मीन आई एम इंटाइटल्ड टू माई ओपिनियन। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। पराग जी पूछ रहे हैं होप योर हेल्थ इज एक्सीलेंट। जी थोड़ा सा वो वायरल हो गया था, लेकिन आई एम एब्सोल्युटली फाइन, रेयरिंग टू गो। कल सारा दिन 15-16 घंटे मैं था रोड पे, बड़ा मजा आया, और फिर से निकलूंगा और निकल करके फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, और वहां से ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिविटी के साथ आपके लिए खबर लाऊंगा। जनता का रिपोर्टर पे भी आऊंगा। इस बीच में प्लीज कीप कमिंग टू जनता का रिपोर्टर। हमारी वेबसाइट पे आते रहिए, सब कुछ करते रहिए, और फिर उसके बाद हमारी आपसे बात होती रहेगी। ये पूछ रहे हैं वैभव अग्रवाल, दैनिक जागरण एग्जिट पोल इफेक्ट ऑन ग्राउंड। कुछ नहीं, जर्रा बराबर भी नहीं। कोशिश तो की थी इन्होंने, बहुत गंदी हरकत थी दैनिक जागरण की तरफ से। ये आपको पता होगा कि मैंने ही सबसे स्ट्रांग स्टेट में स्टैंड लिया था ट्विटर पे, और मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को डिसबैंड कर देना चाहिए। इन्होंने जोक बना लिया है अपना। उसके बाद से वो काफी रीट्वीट हुआ, काफी वायरल हुआ, और शाम होते होते इसी ने टुक नोटिस एंड ऑर्डर द फाइलिंग ऑफ FIR। तो कहीं ना कहीं हमने भी रोल प्ले किया, बिकॉज आई थिंक द होल आइडिया ऑफ लॉन्चिंग जनता का रिपोर्टर वाज टू ब्रिंग रेवोल्यूशन, यू नो। और जो हम कर रहे हैं, जहां भी जो हमारा प्लेटफॉर्म जितना स्ट्रांग हो रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, और इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें करके हम अपना रोल प्ले करते हैं। तो हमने आज भी वो किया था कि दैनिक जागरण के CEO ने कहा कि वो तो एडवर्टीजमेंट था, तो एडवर्टीजमेंट था तो और भी जुर्म है कि आप एक न्यूज को, एडवर्टीजमेंट को न्यूज बनाकर आप पेश कर रहे हो एक पर्टिकुलर पार्टी का के हक में। तो आप ये बताओ कि किस पार्टी ने आपको पैसा दिया था। आई थिंक EC शुड गो एंड आस्क, EC शुड और द पुलिस शुड आस्क दैनिक जागरण कि किसने पैसे दिए थे, ये कमीशन किसने किया था, और अगर ऐड था तो किसने पैसे दिए थे, और अगर ऐड था तो आपने न्यूज बना करके क्यों चलाया था। तो इतनी गंदगी इस हद तक, कैन यू इमेजिन के ये हाल हो गया इंडियन मीडिया का। मतलब इस हद तक बेशर्मी। पहले आप EC के गाइडलाइंस को फ्लाउट करते हो, और जब पकड़े जाते हो तो कहते हो कि अरे नहीं ये तो एडवर्टीजमेंट था। तो फिर आपने वो न्यूज हटाई क्यों? वहां पे आपने लिखा क्यों नहीं था ये एडवर्टीजमेंट है? और एडवर्टीजमेंट तो और जुर्म है, यानी पेड कंटेंट। आप पेड न्यूज दे रहे हैं आप ये इलेक्शन पीरियड में भी, वैसे भी जुर्म है, आप इलेक्शन पीरियड में आप दे रहे हैं। तो ये तो हद है गंदगी की। लेकिन इसका कोई असर वसर नहीं हुआ। जनता है बहुत तेज है, इन लोगों के हथकंडे की वजह से कोई असर वसर नहीं होता है ये। बहरहाल बात तो हमारी चलती रहेगी, और हमारी बात फिर होगी, निकलेंगे और भी मजा आएगा, अच्छी कनेक्शंस होगी तो और भी अच्छी क्वालिटी में बातचीत होगी। तो इन द मीन टाइम आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। काफी देर हो गई।